नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित प्रजापति आप सभी का शिवत्व आयुर्वेद यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा हर्पीज ज़ॉस्टर पे। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हर्पीज ज़ॉस्टर। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें। इट इज नोन एज शिंजल्स कॉज्ड बाय वेरिसेला ज़ॉस्टर और हर्पीज ज़ॉस्टर वायरस। वेरिसेला ज़ॉस्टर क्या करता था, चिकन पॉक्स करता था। तो जो चिकन पॉक्स वायरस है उसी वायरस की वजह से ही हर्पीज जोस्टर या फिर शिंगल्स होते हैं। ये इसका एक डायग्राम है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पिक्चर है, आप देख सकते हैं। देन इट इज एन एक्यूट इरप्टिव डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय पेनफुल रेडिकुलाइटिस एंड वेसिकुलर इरप्शंस इन कॉरस्पॉन्डिंग नर्व सेल्स एंड सराउंडिंग स्किन्स। यानी कि इसके माध्यम से ये क्या कहना चाह रहा है कि इट इज एन एक्यूट इरप्टिव डिसऑर्डर्स। एक्यूट स्टेट के अंदर होता है और इरप्टिव स्टेट, इरप्टिव मतलब कि स्किन के ऊपर बहुत सारे वेसिकुलर इरप्शंस देखने को मिलते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय पेनफुल रेडिकुलाइटिस। पेनफुल रेडिकुलाइटिस का मतलब होता है कि नर्व, जो सुपरफिशियल नर्व्स जो होती है वो स्किन के जिस पार्ट को सप्लाई करती है उस पार्ट के अंदर जो है हमें एक्सट्रीम पेनफुल कंडीशन फील होती है। सो इट इज पेनफुल रेडिकुलाइटिस एंड वेसिकुलर इरप्शंस देखने को मिलते हैं। मैंने आपको बताया था एक्यूट इरप्टिव डिसऑर्डर है, सो इट इज वेसिकुलर इरप्शन देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? इन कॉरस्पॉन्डिंग नर्व सेल्स एंड सराउंडिंग स्किन। यानी कि जो सुपरफिशियल नर्व है वो जिस पार्ट को, स्किन के जिस पार्ट को, जिस डर्मेटोम को ले जा करके मतलब कि नर्व सप्लाई करती है, उस पार्ट में, उस नर्व सेल में, उस डर्मेटोम के अंदर वेसिकुलर इरप्शन देखने को मिलते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर मेरी इस अंगूठे के अंदर जो नर्व सेल्स है वो इसके डर्मेटोम्स को नर्व सप्लाई कर रही है और ये वेरिसोला ज़ोस्टर का वायरस मेरे इस अंगूठे की नर्व सेल्स के अंदर है, नर्व फाइबर्स के अंदर है, तो ये नर्व फाइबर जिस अंगूठे के जिस-जिस पार्ट को सप्लाई करेंगे उस पार्ट के अंदर वेसिकुलर इरप्शंस देखने को मिलेंगे। सो इट इज नोन एज शिंगल्स एंड मोर फ्रीक्वेंटली अबाउट द एज ऑफ 40 इयर्स। ज्यादातर ये 40 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों में अंदर देखने को मिलता है। आफ्टर द एपिसोड ऑफ चिकन पॉक्स द वेरिसेला जोस्टर वायरस रिमेन डोरमेंट इन सेंसरी नर्व गैंग्लिया। यानी कि शिंगल्स होने के लिए ये जरूरी है कि वो पेशेंट कभी ना कभी चिकन पॉक्स से इन्फेक्टेड हुआ हो, क्योंकि चिकन पॉक्स का जो वायरस है वेरिसेला जोस्टर वायरस, वो क्या होता है, दैट वेरिसेला जोस्टर वायरस रिमेन डोरमेंट इन सेंसरी नर्व गैंग्लिया। यानी कि जो सेंसरी नर्व गैंग्लियाज होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, उनके अंदर ये डोरमेंट स्टेट के अंदर बना रहता है, सुप्त अवस्था के अंदर पड़ा रहता है। एंड डोर्सल रूट गैंग्लिया एंड मेनली इन साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन्स। यानी कि वो वेरिसेला जोस्टर वायरस कहाँ कहाँ सुप्त अवस्था में, डोरमेंट अवस्था के अंदर रहता है। एक तो सेंसरी नर्व गैंग्लियाज में, दूसरा डॉर्सल रूट गैंग्लियाज में, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अंदर डॉर्सल रूट गैंग्लियाज होते हैं उनके अंदर, और उनमें भी न्यूरॉन्स के साइटोप्लाज्म के अंदर जो होते हैं ये डोरमेंट स्टेट के अंदर पड़े रहते हैं। इसके अलावा शिंगल्स जनरली अपीयर्स एज अ बैंड ऑफ ब्लिस्टर्स और वेसिकल्स ऑन वन साइड ऑफ द चेस्ट और बैक, बट इट कैन ऑकर एनीवेयर इन द बॉडी इंक्लूडिंग फेस एंड आईज। यानी कि ये क्या कह रहा है कि सिंगल्स अपीयर्स एज अ बैंड ऑफ ब्लिस्टर, यानी कि ये एक क्या है, एक तरीके से बैंड है, एक तरीके का ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने पट्टा रख रखा हो, किसी ने एक स्मूथ सी लाइनिंग कर रखी हो। सो ये एक बैंड के जैसे दिखता है ऑफ ब्लिस्टर्स। ये जो भी आपको दिख रहे हैं ये सारे ब्लिस्टर्स हैं या वेसिकल्स हैं ऑन वन साइड ऑफ द चेस्ट। यानी कि या तो चेस्ट के राइट साइड में देखने को मिलेंगे या फिर लेफ्ट साइड में देखने को मिलेंगे, दोनों साइड में कभी भी नहीं मिलेंगे, एक साइड में देखने को मिलते हैं। बट इट कैन ऑकर एनीवेयर इन द बॉडी इंक्लूडिंग फेस एंड आईज। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये चेस्ट या फिर बैक रीजन में देखने को मिलेंगे। ये बॉडी में कहीं भी देखने को मिल सकते हैं, फेस पे भी मिल सकते हैं, आंखों पे भी मिल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस ऐसे देखे गए हैं जिसके अंदर ये बैंड ऑफ ब्लिस्टर्स जो है वो चेस्ट रीजन के ऊपर या फिर बैक रीजन के ऊपर देखने को मिलता है। And primary infection results in chickenpox and recurrent infection leads to shingles। यानी कि वेरिसेला जोस्टर का जब प्राइमरी इन्फेक्शन होता है तब तो वो चिकन पॉक्स करता है, और फिर चिकन पॉक्स का वायरस जो होता है वो नर्व गैंग्लियंस के अंदर डोरमेंट स्टेट के अंदर पड़ा रहता है, और जब भी उसको एक ऑप्टिमम एनवायरनमेंट मिलता है, एक
ऑप्टिमम स्टेट आती है, तब वो जाके उसका रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, दैट लीड्स टू सिंगल्स, वो वापस एक्टिवेट होता है सिंगल्स के रूप में। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 10 से 21 दिनों का होता है। अब हम इसकी पैथोलॉजी की बात करें, सो VZV मींस वेरिसेला जोस्टर वायरस एंटर थ्रू रेस्पिरेटरी थ्रू ट्रैक्ट, यानी कि सांस के थ्रू वो हमारे अंदर जाएगा, या फिर हमने किसी चिकन पॉक्स के पेशेंट को हाथ लगा लिया, तो उसकी जो वेसिकल्स हैं, जो ब्लिस्टर्स हैं, उनसे निकलने वाले फ्लूइड्स है, उस फ्लूइड्स के अंदर वेरिसेला जोस्टर वायरस जो होता है वो बहुत ही एक्सेस अमाउंट के अंदर रहता है, तो उसके थ्रू वो हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आ सकता है। देन वायरस रेप्लिकेशन इन रीजनल लिम्फ नोड्स, हमारे बॉडी की जो भी रीजनल लिम्फ नोड्स होगी वहां पे जाके वो रेप्लिकेट करेगा। एंड प्राइमरी वायरेमिया ऑकर्स इन ब्लड स्ट्रीम, यानी कि लिम्फ नोड्स में गया, लिम्फ नोड्स में जाके फिर उसने अपना और मल्टीप्लिकेशन किया और फिर वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर अपने आप को रिलीज करेगा, तो उस कंडीशन को प्राइमरी वायरेमिया बोलते हैं। वायरेमिया मींस ब्लड के अंदर वायरस की प्रेजेंस होना। देन फर्दर वायरल रेप्लिकेशंस टेक प्लेस इन लिवर एंड स्प्लीन, एंड देन सेकेंडरी वायरेमिया की कंडीशन आती है, लिवर एंड स्प्लीन के अंदर भी ये वायरस रेप्लिकेट होते हैं, एंड देन दोनों को ये रप्चर करके बाहर आते हैं ब्लड के अंदर, देन सेकेंडरी वायरेमिया की कंडीशन होती है। देन एंटर इनटू नर्व एंडिंग्स एंड ट्रांसपोर्ट टू डॉर्सल रूट गैंग्लियास, यानी कि ये वायरेमिया की कंडीशंस डेवलप होगी और फिर ये नर्व एंडिंग्स के अंदर जाएंगे और डॉर्सल रूट गैंग्लियास के अंदर जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल रूट गैंग्लियास में जाते हैं, एंड रिमेन डोरमेंट इन सेंसरी नर्व गैंग्लियाज एंड डॉर्सल रूट, यानी कि वहां पे पहुंच के ये क्या हो जाते हैं, सुप्त अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, डोरमेंट स्टेट के अंदर चले जाते हैं। देन आफ्टर सम टाइम्स रीएक्टिवेशन इन डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑकर्स, यानी कि डोरमेंट स्टेट में आने के बाद में कुछ सालों के बाद में या कई सालों के बाद में ये वापस रीएक्टिवेट होते हैं, और फिर रीएक्टिवेट होते हैं तब ये वापस नर्व्स के और जो भी वो नर्व स्किन के जिस पार्ट को, यानी कि डर्मेटोम को जो सप्लाई कर रही है उस पार्ट के अंदर इन्फेक्शन देखने को मिलता है, वहां पे वेसिकुलर इरप्शंस देखने को मिलते हैं, ब्लिस्टर देखने को मिलते हैं, और वो कंडीशन क्या कहलाती है, हर्पिस जोस्टर, या फिर उसको क्या बोलते हैं, शिंगल्स, ये देखने को मिलता है। और बात करें, हम इसको डायग्रामेटिक तरीके से बात करें, तो ये जो वेरिसेला जोस्टर का वायरस होता है, ये जब रेस्पिरेटरी थ्रू ट्रैक्ट के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो रीजनल लिम्फ नोड के अंदर जाके ये अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, रेप्लिकेशन करता है, देन ये वापस ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है और प्राइमरी वायरेमिया की कंडीशन डेवलप होती है, जो मैंने आपको पहले ही पैथोलॉजी के अंदर बता रखा है, प्राइमरी वायरेमिया की कंडीशन डेवलप होती है। देन ये रीजनल लिम्फ नोड्स में जाता है, रीजनल लिम्फ नोड्स में जाके ये वहां से भी रेप्लिकेट होता है, एंड देन सेकेंडरी वायरेमिया की कंडीशन होती है जो कि लीवर एंड स्प्लीन के अंदर जाते हैं, फिर लीवर एंड स्प्लीन के अंदर भी ये रेप्लिकेट होते हैं, एंड ये फिर आगे जाके दूसरी सेकेंडरी वायरेमिया की कंडीशन डेवलप होती है, जो मैंने आपको बता ही दिया है इसकी पैथोलॉजी की पहली स्लाइड्स में। फिर सेकेंडरी वायरेमिया की कंडीशन डेवलप होती है, तो फिर ये ब्लड के अंदर एक्सेस अमाउंट के अंदर आ जाते हैं, और जब ये स्किन के अंदर जाते हैं तब क्या करते हैं, चिकन पॉक्स करते हैं, स्किन के अंदर इरप्टिव स्टेट को डेवलप करते हैं, चिकन पॉक्स करते हैं, ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन करते हैं, वेसिकल फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन चिकन पॉक्स का वायरस यानी कि वेरिसेला जोस्टर वायरस क्या होता है, फिर ओवर द टाइम कहा जाता है डॉर्सल रूट गैंग्लियाज, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के ये जो डॉर्सल रूट गैंग्लियाज, डॉर्सल मतलब कि हमारी पोस्टीरियर साइड, हमारे डॉर्सम साइड, हमारी पीठ की साइड के जो भी गैंग्लियाज होते हैं उनके अंदर जाके ये डोरमेंट स्टेट को प्राप्त होता है, और फिर जब ये बहुत टाइम बाद में रीएक्टिवेट होता है, यहाँ तक की अवस्था तो क्या थी, चिकन पॉक्स की स्टेट थी, तो यहाँ पे ये ठीक हो जाता है या फिर सप्रेस हो जाता है, इसका हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है वो उसको खत्म कर देता है। लेकिन कभी कभार कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि इन डोर्सल रूट गैंग्लियास के अंदर जाके अपना घर कर लेते हैं, अपना स्थान जमा लेते हैं, और फिर वहां जाके वो डोरमेंट स्टेट के अंदर पड़े रहते हैं, और जब कभी भी इनको ऑप्टिमम टेम्परेचर या फिर एनवायरनमेंट मिलता है तब ये वापस रीएक्टिवेट होते हैं, और रीएक्टिवेट होने के बाद में ये जो डॉर्सल रूट गैंग्लियाज है या फिर ये जो भी सेंसरी नर्व्स होती हैं और स्किन के जिस भी पार्ट के अंदर ये नर्व्स जो होती है वो सेंसेशंस ले जाती है, नर्व सप्लाई करती है, वहां पे फिर ये जाके एज बैंड ऑफ ब्लिस्टर्स को डेवलप करते हैं, चाहे ज्यादातर जो होता है वो चेस्ट रीजन में या फिर बैक रीजन में देखने को मिलता है,
या फिर जिस नर्व मतलब कि डर्मेटोम के जिस पार्ट को भी जो नर्व सप्लाई करती है, वहां पे ये चीज देखने को मिल सकती है। इसको अपन देखें, लाइक चिकन पॉक्स के लीजन्स हुए, लाइन के चिकन पॉक्स का वायरस था हमारी बॉडी के अंदर, वो वायरस धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियास के अंदर जाके डोर्मेंट स्टेट के अंदर चला गया। फिर ओवर द टाइम यानी कि मोर देन 40 इयर्स, 40 साल की एज के बाद, मोर देन 40 इयर्स ऑफ एज के बाद में ये वापस रीएक्टिवेट होते हैं। और रीएक्टिवेट होने के बाद में ये फिर ये जो नर्व जिस भी डर्मेटोम को सप्लाई करती है, उस डर्मेटोम के अंदर जाके ये जो वायरस होता है वापस रीएक्टिवेट होता है और फिर एक बैंड के जैसे ये ब्लिस्टर फॉर्मेशन करता है। इसी को हम हर्पिस जोस्टर या फिर जिंगल्स बोलते हैं, सिंगल्स बोलते हैं। ये अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो प्रोड्रोमल सिम्टम्स आर फीवर, हेडेक, बैक एक एंड माइल्जिया। यानी कि माइल्ड फीवर आएगा, समटाइम्स हेडेक्स की कंडीशन रहेगी, बैक एक होगा एंड माइल्जिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ये इसके पूर्व रूप हो सकते हैं। देन अ रैश विल बिगिन टू डेवलप ऑफन कॉजिंग पेन। यानी कि नर्व का जो पार्ट है इस डर्मेटोम यानी कि स्किन के जिस पार्ट को सप्लाई करता है, वहां पे वो वेरिसेला जोस्टर का वायरस जो जाके है इरप्टिव स्टेट डेवलप करता है, यानी कि रैश डेवलप करता है और उस रैश के अंदर इंटेंस पेन की फीलिंग होगी, पेनफुल कंडीशन डेवलप होगी। एंड इचिंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन इन द एरिया ऑफ अफेक्टेड नर्व। यानी कि इस एरिया के अंदर बहुत ही ज्यादा टिंगलिंग सेंसेशन होगा, यानी कि झंझनाहट होगी और बहुत ही ज्यादा खुजली महसूस होगी। तो क्या होगा, फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, माइल्जिया एंड बैकएक हो सकता है। और नर्व के जिस मतलब के नर्व रूट जो है वो जिस स्किन के जिस भी पार्ट को सप्लाई कर रही है वहां पे पेनफुल कंडीशन होगी, इंटेंस पेन महसूस होगा, रैश डेवलप होगा और उस रैश के चारों ओर इचिंग और टिंगलिंग सेंसेशन डेवलप होगी। और बात करें अ फ्लूइड फिल्ड पेनफुल रैश व्हिच डेवलप अ फ्यू आफ्टर एंड कॉमनली ऑकर्स ईदर ऑन वन साइड ऑफ द फेस और बॉडी। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया था पहले की स्लाइड्स में कि ये क्या होते हैं, अ बैंड ऑफ ब्लिस्टर्स के रूप में फॉर्म होते हैं चेस्ट के किसी एक पार्ट में, यानी कि या तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में। सो अ फ्लूइड फिल्ड पेनफुल रैशेस व्हिच डेवलप अ फ्यू आफ्टर और कॉमनली ऑकर्स ईदर ऑन वन साइड ऑफ द फेस और बॉडी। यानी कि या तो राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में डेवलप होंगे बॉडी के या फिर फेस में। यानी कि फेस की राइट साइड में या लेफ्ट साइड में या फिर बॉडी के राइट साइड या लेफ्ट साइड के अंदर ये ब्लिस्टर्स के बैंड्स जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं। फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स विल रप्चर एंड स्कैब और कर्स्ट फॉर्मेशन विल बी कंप्लीटेड ओवर 7 to 10 days एंड क्लियर्स विद इन 2 to 4 weeks। यानी कि ये जो ब्लिस्टर्स होते हैं ये धीरे धीरे रप्चर होंगे। रप्चर होने के बाद में इनमें क्या होगा, स्कैब फॉर्मेशन होगा और वो स्कैब धीरे धीरे सूख के क्रस्ट फॉर्मेशन करेगा। और इस पूरी चीज को होने में कितने दिन लगेंगे, 7 से 10 दिनों का टाइम लगेगा और क्लियर्स विद इन 2 to 4 weeks। और जब ये पूरे उतर जाते हैं, क्रस्ट पूरा निकल जाता है, स्कैब्स निकल जाते हैं, तो पीछे जो होता है वो हल्के फुल्के स्कार्स रह जाते हैं और उन स्कार्स को भी पूरे तरीके से हील होने में लगभग 2 से 4 सप्ताह यानी कि लगभग 1 महीने का टाइम लगता है। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकते हैं? पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, आप नाम ध्यान से पढ़िएगा कि पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, हर्पेटिक को आप हिपेटिक पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, इट इज हर्पेटिक न्यूरैल्जिया। यानी कि सीवियर नर्व पेन परसिस्ट आफ्टर रैशेस मोस्टली इन एल्डरली और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन। यानी कि एक बार अगर चेस्ट के किसी एक रीजन में या फेस के किसी एक रीजन के अंदर, एक पार्ट के अंदर लाइक लेफ्ट या राइट पार्ट के अंदर अगर रैश डेवलप हो जाते हैं, ये वेसिकुलर इरप्शंस डेवलप हो जाते हैं, तो उनके बाद में वहां पे सीवियर नर्व पेन देखने को मिलता है। पेशेंट जो होता है उस पेन को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, इतना ज्यादा इंटेंस पेन फील होता है उसको। और वो ज्यादातर केस में देखने को मिलता है एल्डरली पेशेंट्स के अंदर और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्संस के अंदर। इसके अलावा ऑप्थेल्मिक शिंगल्स देखने को मिलते हैं जो कि आईज के अराउंड देखने को मिलते हैं। एंड रेमसे हंट सिंड्रोम, जो कि आपको पता होगा अभी जस्टिन बीबर को ये सिंड्रोम हुआ था। अभी ये जो सिंड्रोम है ये ज्यादा मतलब के पॉपुलर हुआ था, रेमसे हंट सिंड्रोम। क्यों? क्योंकि ये जस्टिन बीबर को हुआ था। तो इसमें क्या होता है कि फेशियल नर्व पैल्सी देखने को मिलती है। फेशियल नर्व पैल्सी सेवंथ क्रेनियल नर्व जो होती है उसके अंदर पैल्सी की वजह से ये फेशियल नर्व पैल्सी होती है।
एंड वेसिकल्स ओवर इप्सिलेटरल एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। यानी कि इप्सिलेटरल का क्या मतलब होता है कि जिस साइड की नर्व डैमेज होती है उसी साइड के अंदर हमें जो है सारे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सो इप्सिलेटरल मींस अगर मान लीजिए राइट साइड की अगर फेशियल नर्व पैल्सी हुई है तो राइट साइड के अंदर ही हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, लेफ्ट साइड की है तो लेफ्ट साइड में देखने को मिलेंगे। सो दैट इज इप्सिलेटरल। सो वेसिकल्स ओवर इप्सिलेटरल एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, यानी कि कान की जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स होती है उसके अंदर हमें शिंगल्स के वेसिकुलर इरप्शंस देखने को मिलते हैं। अगर मान लीजिए राइट साइड की फेशियल नर्व पैल्सी है तो राइट साइड के ऑडिटरी मीटर्स में देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड की है तो लेफ्ट साइड के ऑडिटरी मीटर्स के अंदर शिंगल्स के वेसिकुलर इरप्शंस देखने को मिलेंगे। सो दैट इज रैमसे हंट सिंड्रोम। एंड इंसेफेलाइटिस की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है, हेयरिंग प्रॉब्लम हो सकती है अगर कान के पर्दे में मतलब के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर अगर शिंगल्स के वेसिकुलर इरप्शन डेवलप हो जाए तो, या फिर बैक्टीरियल इंफेक्शन ऑफ स्किन भी डेवलप हो सकता है क्योंकि स्किन के ऊपर ब्लिस्टर्स डेवलप हो रखे हैं। अगर वो ब्लिस्टर फूट जाते हैं और किसी बैक्टीरियल सरफेस के ऊपर उनका एक्सपोजर हो जाता है तो फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा क्रेनियल नर्व में भी इन्वॉल्व, जैसे कि रेमसे-हंट सिंड्रोम में सेवंथ क्रेनियल नर्व यानी कि फेशियल नर्व जो थी वो इन्वॉल्व थी। इसके अलावा अदर जो भी क्रेनियल नर्व है वो भी इन्वॉल्व हो सकती है। इसके अलावा हम डायग्नोसिस की बात करते हैं। लाइक क्लिनिकल डायग्नोसिस इज नॉट डिफिकल्ट इन टिपिकल केसेस, यानी कि अगर हमारे सामने कोई शिंगल्स का केस आता है तो हम उसको आसानी से क्लिनिकल सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम डायग्नोस कर सकते हैं। लाइक चेस्ट रीजन में या फिर बैक रीजन के किसी एक पार्ट में, लेफ्ट या फिर राइट में एक बैंड के रूप में अगर हमें ब्लिस्टर फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, सो इट इज अ टिपिकल केस ऑफ शिंगल्स और herpes zoster। इसके अलावा फीवर विद वेसिकुलर रैशेस ऑकरिंग ऑन ईदर वन साइड ऑफ द चेस्ट और बैक, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, ये इसका टिपिकल साइन है। देन हम सीबीसी करवा सकते हैं ताकि कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कोई अदर एब्नॉर्मेलिटी, जो हेमेटोलॉजिकल एब्नॉर्मेलिटी हो रखी है वो अगर कोई डेवलप हुई है तो उसके बारे में पता चल सके। एलाइजा टेस्ट करवा सकते हैं ताकि हमें स्पेसिफिक किस टाइप के वायरस से सामना करना पड़ रहा है। ऐसे तो herpes zoster होता है लेकिन herpes zoster के भी किस सब टाइप्स की वजह से ये डेवलप हुआ है तो उसका पता लगाने के लिए हम एलाइजा टेस्ट करवा सकते हैं। एंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के एग्जामिनेशन करवाया जा सकता है क्योंकि अगर ये वायरस ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर जाए तो फिर इंसेफेलाइटिस की कंडीशन की डेवलप हो सकती है, ताकि हमें तो उस कंडीशन को पता करने के लिए हम सीएसएफ एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। एंड प्रेजेंस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडीज फॉर herpes zoster वायरस इन सीमन एंड सीरम एंड सीएसएफ, यानी कि अगर सीएसएफ एग्जामिनेशन करवाते हैं या फिर ब्लड एग्जामिनेशन करवाते हैं तो उसके लिए अगर herpes zoster वायरस के लिए स्पेसिफिकली इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडीज अगर एक्टिवेट होती है तो इसका मतलब कि वो herpes zoster वायरस से इन्फेक्टेड है। अब हम इसके शॉर्ट एंड स्वीट रूप में ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जनरली पेशेंट को सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, लाइक अगर फीवर की कंडीशन हो, माइल्जिया की कंडीशन हो, या फिर हेडेक एंड बैकएक की कंडीशन हो तो फिर हम उसके अंदर एनाल्जेसिक्स या फिर पेन किलर्स का यूज कर सकते हैं। एनाल्जेसिक्स फॉर फीवर एंड माइल्जिया का यूज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स फॉर सेकेंडरी इन्फेक्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ब्लिस्टर फॉर्मेशन होते हैं, ब्लिस्टर रप्चर होते हैं तो फिर जो स्किन होती है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आती है, एक्सपोज होती है तो फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं फॉर प्रिकॉशन, एंड एंटी डिप्रेशन एंड एंटी कन्वर्जेंस का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये बैक्टीरिया या फिर ये जो टॉक्सिन्स है अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर जाए तो इंसेफेलाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। उसके बाद में फिर ब्रेन के अंदर डिफॉर्मिटी होगी जिसकी वजह से कन्वर्जन्स भी आ सकते हैं, फिट्स भी आ सकते हैं। तो उससे निपटने के लिए हम एंटी डिप्रेसेंट या फिर एंटी कन्वर्जेंस का भी यूज कर सकते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स का यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली एसाइक्लोविर व्हिच कैन बी गिवन इन कॉम्प्लिकेटेड केसेस। अदर एंटीवायरल ड्रग्स कौन-कौन सी है? वेलसाइक्लोविर एंड फेमिसाइक्लोविर, तो इनका यूज भी किया जा सकता है लेकिन जनरली जो है वो एसाइक्लोविर ड्रग्स का, एंटीवायरल ड्रग्स का यूज किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये herpes zoster के ऊपर बनाया गया वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं। इसी के साथ ही थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शिवत्व आयुर्वेद। थैंक यू सो मच।